नमस्कार, लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम करियर का फंडा में मैं कबीर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, करियर की उन तमाम बातों को लेकर के हम फिर एक बार हाजिर हैं आप सभी के सामने और बातें करेंगे आज आपकी उन तमाम समस्याओं की जहां पर आप फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं अपने करियर को लेकर के। अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद आप अपनी जिंदगी में अपनी नौकरी की या अपने व्यवसाय की, अपने प्रोफेशन को लेकर जिस तरह से आप उलझ जाते हैं और फिर आपको कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, वहां पर हम आते हैं लेकर के आपका अपना कार्यक्रम, आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम लेमन न्यूज पर करियर का फंडा। करियर का फंडा। जी हाँ, आज हम बातें करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जो करियर वैसे तो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर उस करियर में कोई घुस जाता है या फिर अपने आप को उसमें सफल कर पाता है तो वाकई में बहुत ज़्यादा नामचीन भी बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉ की, मैं बात कर रहा हूँ विधि की, कानून की पढ़ाई की। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ इस पढ़ाई के विषय में, इस करियर के विषय में चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे खास विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर दयानंद तिवारी, हमारे करियर काउंसलर। तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, करियर का फंडा इस कार्यक्रम में हम आज बातें करने वाले हैं विधि यानी कि लॉ, कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है और कानून की पढ़ाई पूरी होने के बाद जो है कि उसके प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं या फिर आप किन तरह के कोर्सेज को अख्तियार कर सकते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेसर तिवारी साहब से ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं फिलहाल हिंदुस्तान में, जहां पर हम विधि की बात करें, कानून की पढ़ाई की बात करें, लॉ की बात करें। तिवारी साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे। आजकल कानून की पढ़ाई 3 स्तर पर जी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। जी पहले बीए, बीकॉम, बीएससी जी करने के बाद विद्यार्थी कानून की पढ़ाई कर सकते थे, जी लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लॉ के माई बाप कह सकते हैं, जी जहाँ से उनका पूरा संचालन होता है, जी उन लोगों ने निर्णय किया कि जो विद्यार्थी 12वीं कर लेते हैं वह भी अक्सर करना चाहते हैं लॉ, लेकिन 3 साल उन्हें अन्य किसी विषयों में भटकना पड़ता है और उसके बाद जब बीए कर लेते हैं तब उन्हें कानून की पढ़ाई करने को मिलती है। जी इसलिए उन लोगों ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि 12वीं के बाद 5 वर्षीय कानून की डिग्री, जिसे BLS नाम से जाना जाता है, जी 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 या जो भी विद्यार्थी 45% मार्क्स पाता है वह इसके लिए एलिजिबल है, जी वह यह पढ़ाई कर सकता है। और 5 साल की पढ़ाई होने के कारण एक पूरी कानून की जितनी भी प्रक्रिया है, जितनी भी चीज़ें हैं, जी वह सही ढंग से जान पाता है। जी आज मैं आपको बताऊं जी कि इस देश में 3 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। जी 15 लाख एडवोकेट आज हमारे देश में हैं। जी 15 लाख एडवोकेट आज किस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जी एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के देश में, जी जहाँ पर आप जानते हैं कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है, ऐसे देश में कानून ही सब कुछ होता है। वैसे भी आप देख रहे हैं जहाँ एक तरफ भ्रष्ट तंत्र देश में अपनी बाहें फैला रहा है, बिल्कुल, अपने आगोश में इस देश की सभ्यता और संस्कृति को डुबोते जा रहा है। जी ऐसे समय में आज बहुत आवश्यक है कि कानून सामने हो और कानून के तरफदार, लड़ने वाले लड़ाका जब एडवोकेट सामने होंगे जी तो निश्चित है कि इस देश का भी भला होगा जी और जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी भला होगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा था जी कि 3 तरह की डिग्री होती है 12वीं के बाद, जी जिसे BLS 5 साल की करते हैं। जी दूसरी ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल की, जी उसे LLB, जो लोग 3 साल की पढ़ाई कर लेते हैं जी वह कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी लोगों को कम मालूम है कि 2 साल में भी
जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल में डिग्री पा जाते हैं कानून की, लेकिन वो जनरल डिग्री होती है, वो कोर्ट में नहीं जा सकते जी तो इस तरह से 3 तो बैचलर डिग्री है जी जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन दिया है। उसके साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने डिप्लोमा कोर्सेज भी कानून के लिए बनाए हैं। जी तरह तरह के डिप्लोमा के बहुत सारी डिग्रियां हैं, जी। उससे भी बहुत सारा विद्यार्थी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। और वो अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया इन सभी बातों को। खास करके मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक और खास करके छात्र जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ज़रूर समझ पाएंगे। 3 करोड़ से भी ज़्यादा जो है कि कानून के जो मामले जो हैं अब पेंडिंग है, ऐसा माना जा रहा है जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने बताया। और हमारे पास हिंदुस्तान में 15 लाख करीब जो है कि अधिवक्ता हैं, 15 लाख करीब एडवोकेट्स हैं। तो 3 करोड़ जो केसेस है वो किस तरह से सॉल्व होंगे, सोचने वाली बात है। अगर आप कानून की पढ़ाई और इस तरह की जो लॉ की जो पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसा हम कहना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से। अब इसके बाद प्रोफेसर साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन लोग हैं वो जो इस तरह की पढ़ाई के लिए एलिजिबल होते हैं या कर सकते हैं, उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए और उन्होंने क्यों करना चाहिए। ये 2 सवाल बहुत प्राथमिकता से मैं बहुत वक्त से सोचता रहा हूँ कि कौन कौन से वो लोग जिनमें उनमें क्या क्या क्षमता होनी चाहिए और क्यों उन लोगों ने करना चाहिए कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई। क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, हर विद्यार्थी जी विद्यार्थी होता है जी और हर पाठ्यक्रम होता है। जी जी आज हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। जी कानून की पढ़ाई कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, यह किसी की बपौती नहीं है। जी जी इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए जी कि जिसकी रुचि हो जी कानून में, जी और कानून में रुचि के साथ साथ जी उसका थोड़ा सा लॉजिक अच्छा होना चाहिए, जी भाषा अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल व्यक्तित्व बनाने के जितने भी साधन हैं जी वह उसके ठीक ठाक होने चाहिए। जी और दूसरा सवाल आपने पूछा जी कि किन लोगों को करना चाहिए और क्या इनकी योग्यता होती है। मैंने आपको पहले भी बताया जी कि कानून की पढ़ाई करने के लिए कोई भी, यह एक इतना बढ़िया रास्ता है जी कि आदमी को जब कोई रास्ता नहीं दिखे जी। तो उसे मेरे हिसाब से इस देश में कानून का रास्ता दिखना चाहिए। जी जी क्योंकि कानून की पढ़ाई के लिए जी मिनिमम जो विद्यार्थी 12वीं के बाद जी कंफ्यूज है, अगर उसे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जी। इंजीनियरिंग में नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, जी। अगर वह चाहता है जी। कि उन सबसे बढ़िया वो कर सके तो वो जरूर कानून में प्रवेश ले सकता है। 45% मिनिमम अगर उसके मार्क्स जी। हैं तो उसे कानून में एडमिशन मिल सकता है। हमारे मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और मैं आपको बताऊं जी। कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए जी। कि चर्च गेट में जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है जी। वह इस समय देश का 11वां सबसे अच्छा लॉ कॉलेज है। जी पुणे में टॉप 10 के 2, एक सिम्बायोसिस और ILS 2 है। तो हमारे महाराष्ट्र में ही 3 हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट लॉ कॉलेजेस हैं जी जहाँ से पढ़ाई करने के बाद लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी BA के बाद, BA किसी भी हो, चाहे वह BSc डिग्री के हो, बाद। चाहे BA हो, चाहे वह BCom हो, चाहे वह BBA हो, कोई भी ग्रेजुएट अगर उसे 45% मार्क्स हैं, जी सवर्ण है और अगर वह OBC SC ST है, 40% मार्क्स हैं तो भी वह लॉ में एडमिशन ले सकता है और लॉ की पढ़ाई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है और हमारे तमाम दर्शक जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे ज़रूर लगता है कि उनके मन में अगर कोई सवाल या कोई प्रश्न हो तो ज़रूर वो उससे हमारे इस कार्यक्रम में ज़रूर सुलझता हुआ देख पाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ सवाल है जो आपको परेशान कर रहे हैं और आप लॉ की विधि की पढ़ाई करना चाहते हैं, कानून की शिक्षा लेना चाहते हैं और आपके मन में कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो अभी उठाइए अपने फ़ोन और डायल करें हमें। आपकी स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप हमें अभी इसी वक्त संपर्क कर सकते हैं और हमारे करियर काउंसलर प्रोफेसर तिवारी साहब आपके सभी सवालों के जवाब जरूर देंगे। तिवारी साहब, यहाँ पर मेरे मन में 2 प्रश्न और आ रहे हैं। एक तो ये कि पढ़ाई लिखाई में कितना योगदान, कैसे किस तरह से उसकी पढ़ाई लिखाई की मेहनत करनी होती है, क्या बहुत ज़्यादा कठिन होती है पढ़ाई, क्या उस पढ़ाई में इन्वॉल्व होते समय क्या किसी भी छात्र को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? एक तो ये सवाल मेरे मन में आता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता होगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने मेडिकल और इंजीनियरिंग का जिक्र किया,
उसका जो इस पर प्रभाव पड़ता है कि किसी भी पेरेंट्स के लिए या किसी भी छात्र के लिए या इस हमारे देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग ये बहुत ज़्यादा प्राथमिकता वाले ऐसे क्षेत्र माने जा रहे हैं। तो उसमें और हमारी कानून की पढ़ाई में, लॉ की पढ़ाई में कितना डिफरेंस, कितना अंतर, कैसे प्राथमिकता हम देते मान सकते हैं और उसमें मेहनत कितनी लग सकती है, कैसे आप इससे समझाएंगे? देखिए जी लॉ की पढ़ाई जी में कोई इतनी बड़ी मेहनत नहीं है मेहनत कि मैं ये जरूर करना चाहूँगा कि जो पढ़ाई मेडिकल की करनी पड़ती है, जी जो इंजीनियरिंग में करनी पड़ती है, जी लॉ में अगर पढ़ने वाला है, अगर उसके मन में जी एक चाहत है जी। कि वह संसार में छा जाना चाहता है, हाँ 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 तो भाई ऐसा है जी। कि कुछ पाने के लिए कुछ तो कुछ खोना तो खोना पड़ता है। बिल्कुल अगर वह टॉप पर है, जी टॉप पर जाना चाहता है, तो उसे अधिक पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, पड़ेगी। क्योंकि उसे सर्वश्रेष्ठ बनना है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई चाहता है हम्म, कि कैसे 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 भी वह लॉयर बनना चाहता है, लॉ करना चाहता है, जी तो यहाँ इतनी कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वह आराम से अगर 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करता रहे जी तो वह कानून का जानकार लॉयर तो बन सकता है। जी जी लेकिन अगर उसे शिखर चाहिए लॉ में, जी तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी। और मैं आपको ये बहुत ही ठीक ढंग से कहना चाहता हूँ, जी, बल देकर कहना चाहता हूँ जी जी कि अगर कोई विद्यार्थी जी कानून की पढ़ाई करता है, जी कोई विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई करता है जी। और कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लॉ का विद्यार्थी ईमानदार है तो सबसे ज़्यादा सफल वो होगा, और उसके पीछे मेडिकल और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यहाँ पर एक बात मैं बहुत प्रोमिनेंटली कहने के लिए बहुत इच्छुक जब से तभी से मेरा मन हो रहा है, और वो ये बात है कि लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे जो लॉ है, लॉ के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं या फिर सब सेक्शंस हैं, न जाने कितनी ऐसी बातें हैं, जो आंकड़े हैं, एक एक नंबर है, उसके बहुत सारी जो अंदर की तह तक जाने वाली कानून की बातें, वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या मानते हैं प्रोफेसर साहब? बहुत साधारण सी बात है। जी अगर डॉक्टर को जी किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है जी। पता है, जी इंजीनियर को कहाँ से कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठाकर ठीक करना है उसको पता है, जी जी चैनल पर बैठे हुए हमारे मैकेनिक को मालूम है कि हम बैठे हैं, हमें कैसे वो उठाकर संसार के सामने डाल देता है। जी जी तो कानून के विद्यार्थी को बहुत आसानी से उसके सामने आ जाता है। जब मुकदमा होता है तो वह उस कानून की धारा उसके सामने आ जाती है, और उस धारा की धार में वह जज को भी बहा ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा वकील, बहुत बड़ा वकील, बहुत नामचीन वकील और एक साधारण वकील, इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं किसी हद तक या किसी तरीके से, तो ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जो बहुत बड़ा वकील, बहुत नामचीन वकील होता है, बहुत प्रसिद्ध वकील होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ज्ञान, उसका सोचने का तरीका, उसका चीज़ों को समझने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, ये चीज़ें बहुत, ये जो चीज़ें होती है, ये जो बातें बहुत अलग, बहुत हटके होती है। ये कैसे किसी इंसान को डेवलप करने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ लॉ के विद्यार्थी के लिए ही नहीं, बल्कि संसार में हर आदमी के लिए। जी अगर आप संसार में छा जाना चाहते हैं जी तो आप अपना रास्ता, अपना लक्ष्य जी एक बनाकर चलिए। जी अगर आप क्राइम के वकील हैं तो आप क्राइम के वकील बनिए। जी। अगर आप टैक्सेशन का काम कर रहे हैं जी। तो टैक्सेशन का करिए। जी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सेल टैक्स में कर रहे हैं, तो आप उसका बनिए। अगर वह आप कंपनी सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं तो कंपनी लॉ में जाइए। जहां भी जाइए एक लक्ष्य होना चाहिए, और जब आदमी एक लक्ष्य से एक तरफ चलेगा तो निश्चित है कि लक्ष्य केंद्रित होगा तो वह सफल भी होगा, सफलतम भी होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल लक्ष्य केंद्रित करके, फोकस्ड अगर करके अपनी पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली जो है कि सक्सेस मिलेगी ज़रूर, ये ऐसा कहा जा सकता है। चलिए, बात आपने इतने सारे फील्ड्स की कर ही ली, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, ऐसी बातें आपने छेड़ ही दी हैं। तो मैं आपसे विस्तार से जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से क्षेत्र है, कौन से फील्ड कैटेगरीज है जिसमें जो है कि आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, खास करके लॉ की पढ़ाई करने के दौरान? देखिए, ठीक ठीक वैसे ही जी जैसे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल है, जी। इंस्ट्रूमेंटेशन है, जी जी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जी मेडिकल में हार्ट का है, जी तरह तरह के हैं। जी वैसे ही यहाँ पर जी
कई लोग हैं जो जनरल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब कुछ करते हैं। जी कुछ लोग हैं टैक्स की बातें करते हैं, कुछ लोग अपराध क्राइम का करना चाहते हैं, जी कुछ लोग हैं साइबर लॉ का करना चाहते हैं, जी कुछ लोग हैं जो सेल्स टैक्स का करना चाहते हैं। जी जी डिपेंड करता है कि किसकी रुचि कहाँ। अगर किसी का मैथ्स भी अच्छा है जी तो जी मैं कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं वो सेल्स या इनकम टैक्स में जाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी तो इसके फील्ड बहुत सारे हैं, जी। कम से कम 25 तरह के कानून की पढ़ाई हो सकती है, स्पेशलाइजेशन हो सकता है जी लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद। जी जी डिपेंड करता है कि आदमी की रुचि कहाँ है। और जी, मुझे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जी। कि जिसकी रुचि जिसमें ज़्यादा हो, जी अगर वह उसमें ज़्यादा ध्यान देगा, जी। बट नेचुरल है। अगर आप सबसे ऊपर जाना चाहते हैं जी। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आपके उन विषयों को देखना होगा, उस पर पढ़ाई करनी होगी। अगर वह आदमी उस पर ध्यान केंद्रित करे जी। तो वह सर्वोत्तम बन सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। जिस इंसान की जिस चीज़ में, जिस वस्तु में, जिस विषय में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, चाहत है, अगर उसमें वो ज़्यादा पढ़ाई करे, ज़्यादा रुचि रखे उसमें और ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा केंद्रित होकर के उसको फोकस होकर के, हाईलाइट होकर के उसमें अगर ध्यान दे करके पढ़ाई करे तो डेफिनेटली स्वाभाविकता जो है कि उस फील्ड में उसको सफलता ज़रूर मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है आपने प्रोफेसर साहब। अब मैं एक बात और, इसको जैसे जो लॉ की पढ़ाई है, विधि की पढ़ाई है, कानून की पढ़ाई जो है, इसको हम अगर दूसरे क्षेत्रों की पढ़ाई के साथ अगर हम कंपेयर करना चाहे तो इस पढ़ाई को आप कहाँ आंकेंगे? इसकी जो कैटेगरी है, जो इसकी श्रेणी कहाँ पर आती है, एक तो ये, और दूसरे जो विकल्प है ऑप्शन करियर के, उन विकल्पों के साथ इसको कहाँ देखा जाता है? क्या ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर या बहुत ऐसा आकर्षक ऐसा करियर है या नहीं है? इसे आप कैसे कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ जी कि हिंदुस्तान ही जी। नहीं, पूरे संसार में जी इस समय कानून की पढ़ाई जी। सर्वोत्तम मानी जा रही है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली साल जी हमारा जो लॉ कॉलेज, इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी जो बंगलौर में है, जी वहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ था विद्यार्थियों का, शायद आप यही मुझसे जानना चाह रहे हैं जी जी कि एक तरफ इंजीनियर है, एक तरफ जी। डॉक्टर है, एक तरफ लॉ है। जी तो मैं आपको बताऊं जी कि जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, हमारी आपकी बातें सुन रहे जी हैं, जी उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए जी कि इंजीनियर का पैकेज इस समय जी 3 से 4 लाख के बीच में हो रहा है। जी लेकिन पिछली साल ब्रिटेन की एक कंपनी है मैजिक सर्कल, ओके आपको ये बताओ कि जी। हिंदुस्तान में ही नहीं जी बल्कि हिंदुस्तान के लायर का जो जी। कैंपस सिलेक्शन है जी वह विश्व के लोग आकर कर रहे हैं। ओके और मैजिक सर्कल ने जी जिन विद्यार्थियों का इंडियन लॉ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से चुना, जी किसी भी की सैलरी जी 2,20,000 मंथली से कम नहीं थी। ओके और मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि कोई भी विद्यार्थी जब अच्छा करता है जी और उसका चुनाव होता है जी तो किसी की भी सैलरी जी 1 लाख महीने से कम नहीं होती, जी जबकि शायद ही आईआईटी को छोड़कर जी किसी विद्यार्थी का हिंदुस्तान में 12 लाख सालाना पैकेज होता ओके। होगा। जी जी तो कानून की पढ़ाई तो आप ये मानकर चलिए कि आईआईटी के बराबर है। जी 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 इसमें सोच बदलने की जरूरत है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि कोर्ट के सामने जी। बहुत सारे लोग हैं। जी मेरा बेटा भी लॉ कर रहा है। जी उसने पहले यही देखा कि कोर्ट के सामने लोग कोट पहनकर घूमते रहते हैं। देखिए, अगर आदमी जनरल काम करता है जी। तो जनरल रूप से रहेगा, बिल्कुल लेकिन अगर वो स्पेशलाइज्ड है हाँ, तो हाँ। स्पेशलाइज्ड कैटेगरी उसकी बनती बिल्कुल, ही है, बिल्कुल, वह उसका हकदार होता है। तो इसलिए जरूरी है कि कानून की पढ़ाई की जाए। जी। कानून इस समय संसार का सर्वोत्तम कैरियर में से एक है। जी जी इसे पढ़ने के बाद जज बनते हैं, मुंशी मजिस्ट्रेट बनते हैं। बिल्कुल, जी। कानून की पूरी व्यवस्था एलएलबी अर्थात लॉ लायर के जिम्मे होती है। जी, जी। वह जितना भी उड़ान भरना चाहे भर सकता है। जी। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि आज विद्यार्थियों को, जो आप एक तुलनात्मक बात कर रहे हैं जी जी कि इंजीनियरिंग करना जो चाहिए, विकल्प हैं, मेडिकल जी। करना चाहिए, सीए करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर विद्यार्थी कानून में ठीक ढंग से पढ़ाई करे तो सभी कैरियर उसके सामने बौने हैं, छोटे हैं, कमजोर हैं। जी चलिए, बहुत
खूबसूरत तरीके से आपने जो है कि चीज़ों को कंपेयर करके सबके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी छात्र इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ज़रूर समझेंगे कि अगर दूसरे आप करियर के विकल्पों के साथ अगर इनकी तुलना करते हैं, खास करके लॉ की पढ़ाई की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कितना ये स्टेटस वाला स्टैंडर्ड, और फिर इसमें पैसे की बात भी अगर करें तो वो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलती है। लेकिन प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो आंकड़े अभी दिखाए, जिस तरह से 2 या 2.5 लाख का अगर मंथली पैकेज आपको मिलता है, कंपैरेटिवली दूसरे जो विकल्प हैं ऑप्शन करियर के, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ये आंकड़ा है, तो ये जो करियर है लॉ का, विधि का, इसको आप एज अ नौकरी, कहीं नौकरी के तौर पर इसको पेशे को अख्तियार करना ज़्यादा अच्छा है, या फिर इसको व्यवसाय की तरह प्राइवेटली आप कहीं प्रैक्टिस करके या अपना खुद का जो है कि एक बिजनेस शुरू करना, इसको दोनों चीज़ों को आप किस तरह से लोगों को गाइड करना चाहेंगे? देखिए, मैं इसे आप जो दोनों रूपों में कहना चाह रहे हैं जी, यह ऐसा है कि यह एक व्यवसाय है। व्यवसाय कैसे है कि पहले इसको सीखना है जी, क्योंकि कानून की पढ़ाई पर्याप्त नहीं होती। मेरी सलाह है कि जो लोग इसमें शिखर पर जाना चाहते हैं वह कानून की पढ़ाई करते समय और करने के बाद 1-2 साल बड़े जो एडवोकेट्स हैं, बड़े जो लॉ के फॉर्म्स हैं, उनके साथ रहें, काम करें। अगर उन्हें कम सैलरी भी मिल रही है तो उन्हें समझौता करना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि मैं पैसे देकर नहीं बल्कि लेकर ही थोड़ा सीख तो रहा हूँ। उन्हें पहले सीखना चाहिए और 2 साल 3 साल के बाद जब वह सीख ले ठीक ढंग से, तब अपनी कंपनी, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। मैं 1-2 और सवाल करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे शायद बहुत सारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जानने के लिए ज़रूर बेताब होंगे कि इसमें कितना खर्चा आ सकता है एक पढ़ाई करने के लिए, और प्लेसमेंट का इसमें किस तरह से आप मौका देखते हैं कि सबको ईजिली अवेलेबल होगा? हिंदुस्तान में जितने भी कोर्सेज हैं मेरे ख्याल से अगर सबसे कम खर्च की पढ़ाई है तो वह लॉ है। और आजकल 10,000 से 20,000 के बीच में वार्षिक फीस है और किताबें भी ज़्यादा महंगी नहीं हैं। लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। तो कोई भी विद्यार्थी, मुझे नहीं लगता कि उसके सामने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अगर मेरिट में नहीं आता तो आज 9 से 10 लाख पर ईयर फीस देनी पड़ती है। और 14 से 15 साल के बाद वह जब, क्योंकि MBBS करने के बाद कोई कैरियर नहीं होता, MD करना ही पड़ता है। तो 12 से 15 साल लगभग बीत जाते हैं। कोई कितना भी स्कॉलर हो तो वक्त तो लगता है। और यह तो 5 साल में आदमी बाहर निकलता है। अगर वह चाहता है तो वह MBA भी कर सकता है, लॉ और MBA कर ले तो और अच्छा पैकेज उसे मिलता है। लॉ के साथ CS कर ले तो और भी अच्छा पैकेज मिलता है। तो ये विद्यार्थियों की रुचि के ऊपर है, वह सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लॉ की पढ़ाई को इग्नोर किया जाता है या फिर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है या स्टूडेंट्स इस तरफ आकर्षित नहीं होते, इस बात को जो है कि ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। और करियर का फंडा में इन बातों को बिल्कुल खूबसूरत तरीके से हमारे जो गेस्ट है, एक्सपर्ट, हमारे करियर काउंसलर प्रोफेसर दयानंद तिवारी साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से उन सभी बातों को समझाया। हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म करने का वक्त आ चला है। प्रोफेसर तिवारी साहब, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। करियर का फंडा में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर, लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। फिलहाल करियर का फंडा में हम यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए लेमन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।